हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो सोचता हूँ ठीक ही हो गए। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इससे ही हम लोग इस चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो इक्वलिटी और लिबर्टी जैसे जो वर्ड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए हैं वो इससे ही लिए गए हैं। ठीक। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज होता है। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को पसंद आया, तो लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, रिवॉल्यूशन मीन्स होता है चेंज। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का नाम है। तो ऑन मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। मतलब कहने का मतलब है जो 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस सिटी है उसके जो लोग थे वह चौंके हुए थे। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। जो किंग जो थे ना, वो जो है अपने जो मिलिट्री है उसको कहे थे सिटी में जाने के लिए, सिटी में जो दंगे फसाद हो रहे थे उसको रोकने के लिए। यह अफवाह फैला हुआ था, रिमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। अगर मान चलो तुमको बता दिया जाए कि तुम्हारे ऊपर फायर होने वाली है तो कोई भी चौंक जाएगा। तो वही वही उसके साथ हुआ। तो वो जो है उस जो लोगों के ऊपर ओपन फायर का अफवाह फैला दिया गया। लगभग 7,000 मेन और वोमेन जो थे एक जगह इकट्ठा हुए थे टाउन हॉल में, ठीक ना। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग पीपुल्स मिलिटिया मतलब लोगों का एक आत्मसेना बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग। वो जो है वह बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग में गए इन द सर्च ऑफ आर्म्स। उसके पास तो बंदूक तो थी नहीं, तो वो लोग बंदूक की तलाश में गन की तलाश में सर्च करने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग सब में। उसके बाद कहते हैं फाइनली ग्रुप ऑफ 100 पीपल मार्च टुवार्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। सिटी के जो ईस्टर्न पार्ट है उस दिशा में बहुत सारे पीपल उधर मार्च करने लगे। स्टॉर्म द फोर्टलेस प्रिजन बैस्टिल। बैस्टिल एक ये जो हम बैस्टिल जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया बैस्टिल, इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैस्टिल जो है एक प्रिजन का नाम है, प्रिजन, ठीक ना। were hoped to find hoarded ammunition in armed fight that follow the commander of the Bastille were killed and prison released। मतलब कहने का मतलब है जो बास्टिल पे वे लोग जो है अटैक कर दिए, और बास्टिल के जो क्या कहते कमांडर थे, या जैसे कि हम लोग कह सकते उसके जो देख रेख करते उसको मार दिया गया, और जो प्रिजन थे उसको रिलीज कर दिया गया, ठीक ना। तो उसके बाद कहता है थॉट दे वेयर ओनली 7 ऑफ देम। जो प्रिजन जो थे वह सिर्फ 7 ही थे। येट द बास्टिल वाज हेटेड बाई ऑल। बास्टिल जो है सबके द्वारा सभी पीपल के द्वारा हेट किया जाता था, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिपोटिक पावर ऑफ द किंग। मतलब किंग के पावर को दिखाने के लिए बास्टिल को बनाया गया था। फोर्टलेस वाज डिमोलिश्ड, उसको तोड़ दिया गया, एंड इट स्टोन फ्रैगमेंट। उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हुए जो फ्रैगमेंट कहते हैं उसको मार्केट में बेच दिया गया, जो विश करते थे कि हम लोग इसको शो में रख सकें, ठीक ना। तो फिर कहता है द डे दैट फॉलो सॉ मोर राइट्स बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। मोस्ट ऑफ द पीपल protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it at the beginning of chain of evening, ultimately led to the execution of King France। मतलब जो बहुत सारे राइट्स हुए, ठीक ना, बहुत सारे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए पेरिस में, पेरिस के कंट्री साइड में, ठीक ना। तो उससे क्या हुआ, जो जो बहुत सारे जो पीपल थे वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ गया था। उसके बाद हिस्टोरियंस जो है इस समय पे देखते हैं दे सॉ एट द बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवनिंग, एक
बिगनिंग देख रहे थे, शुरुआत हो रहा था ऑफ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ किंग ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस के किंग को हटाने की ओर बढ़ रहे थे। तो मोस्ट पीपल टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड इट हैपेंड। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों ये सब हुआ, हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल। Soon after the demolishing the Bastille, artist made print commemorating the event। इस इवेंट को जो आर्टिस्ट जो थे वह इसको करते थे। यही बास्टिल है, इसको तोड़ दिया गया, इसके जो लोग थे उसको आज़ाद कर दिया गया। तो देखते हैं, अब कह रहा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच सोसाइटी थे कैसे थे वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इन 1774 लुई 16 जो कि एक बॉर्बन फैमिली से, ये एक डायनेस्टी का बता रहा है, बॉर्बन फैमिली डायनेस्टी, ठीक ना, इसको लिख लेना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो बॉर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, और वह जो है वह ही वाज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड टू ऑस्ट्रेलिया प्रिंसेस मैरी एंटोनिट। मतलब कहने का मतलब है, जब वो 20 साल का था तो वो फ्रांस के थ्रोन पे जाके बैठ गया, मतलब राजगद्दी उसको मिल गई। 20 साल बाद जो उसका शादी हो गया ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस से मैरी एंटोनेट के। उसके बाद जो न्यू किंग फाउंड हुआ, होने के बाद उसको पता चला कि उसका जो ट्रीजर था, मतलब जो खजाना था वो खाली था, ठीक ना, जिसमें रुपए रखते हैं। लॉन्ग ईयर वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंस एंड रिसोर्स ऑफ फ्रांस एडेड टू द This was the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक वार जो चला, बहुत लंबे समय तक वार जो चलने के कारण जो फ्रांस का जो रुपया था वो धीरे धीरे ख़त्म होते गया, पानी की तरह बहाया होगा। उससे क्या हो गया, जो वर्साइल अब पैलेस था उसमें भी उसने बहुत ज़्यादा खर्चा किया। पैलेस कहने का मतलब होता है राजमहल, तो उस पर वर्साइल जो पैलेस उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया उसने। तो अंडर द लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनेमी। मतलब जो फ्रांस के जो इनेमी था, फ्रांस का इनेमी था ब्रिटेन, उससे छुड़ाया किसको, अमेरिकन कॉलोनी की। 13 अमेरिकन कॉलोनी को उस लोगों ने छुड़ाया ब्रिटेन से, ठीक ना। तो उसमें भी पैसा खर्चा हुआ होगा, ठीक ना। द वार एडेड मोर देन 2 बिलियन लीवर। लीवर कहने का मतलब है करेंसी, उस समय का करेंसी के बात हम लोग कह सकते हैं। मतलब 1 बिलियन लीवर उस पर कर्जा हो गया, डेब्ट मतलब कर्जा, जिससे ये 2 बिलियन लीवर उससे पहले ही ऑलरेडी राइजन मोर देन 2 बिलियन लीवर, तो 2 मिलियन से ज़्यादा उस पर कर्जा हो चुका था। Lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loan, so the French government only to spend an increasing percentage of its budget on the interest payment alone। मतलब उसको अकेले देने में इतना ख़राब लगता है। तो मतलब आप ही सोचिए, आपका स्टेट का जो आपसे आप पैसा ले लिया, 10% पे लोन का 10% ले रहा है, तो कितना चार्ज कर रहा है, बहुत ज़्यादा होगा 10%, ठीक है। तो इससे क्या होता था, उसका जितना कमाई नहीं होता था बहुत ज़्यादा उसका परसेंट उसमें चला जाता था उसको पेमेंट करने में। तो उसको खर्चा जो राजा है भाई, खर्चा करना पड़ेगा। तो मीट इट रेगुलर एक्सपेंस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी में खर्चा करना पड़ता था, कोर्ट में खर्चा करना पड़ता था, गवर्नमेंट ऑफिस में खर्चा करना पड़ता, यूनिवर्सिटीज़ में खर्चा करना पड़ता था। मतलब यूनिवर्सिटी में, और द स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। तो खर्चा बढ़ेगा, तो अगर रुपया उसके पास नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो टैक्स बढ़ाएगा। तो वही काम उसने किया, तो जो है उसने टैक्स बढ़ा दिया, इंक्रीज टैक्स को बढ़ा दिया, और नॉट हैव सफिशिएंट, जो कि सही नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। उस समय जो है फ्रेंच सोसाइटी को 3 भागों में बांटा गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। और जिसमें थर्ड स्टेट के जो लोग थे उसी को पेमेंट करना पड़ता था टैक्स, वरना फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को माफ़ कर दिया जाता था, उसको बर्थ से ही माफ था। तो पढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ है, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज
The term old regime is usually used to describe the society and institution of France between 1789. मतलब जो फ्यूडल सिस्टम जो था, जमींदारी सिस्टम, वो इस मिडिल एज में भी था, इस युग में भी था। ओल्ड रेगिम कहने का मतलब है उस समय के सोसाइटी को दर्शा रहा है, ठीक है। और फ्रांस के इंस्टीट्यूशन को, जो कि 1789 से पहले हुआ था, ठीक। अब कह रहा फिगर 2 के बारे में कह रहा, बहुत अच्छी बात है। तो फिगर यहाँ पे 3 चीज़, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। अब देखो मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ। क्लर्जी मतलब पुरोहित, जो जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जो मंदिर में पूजा पाठ कराएं, उसमें जो स्पेशल हो, जो उसका मेन हेड हो, उसको क्लर्जी कहते थे। उसको बचपन से ही एक प्रिविलेज दिया जाता था, उसको टैक्स नहीं पे करना है। नोबिलिटी को भी ऐसा प्रिविलेज दिया गया था, लेकिन थर्ड स्टेट को नहीं दिया गया था, बाय बर्थ उसको नहीं दिया गया था। बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर, सब थर्ड स्टेट में आया करते। पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट, मतलब सब थर्ड स्टेट में आया करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे। तो फिगर 2 हम देख लिए। अब कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो फिगर 2 जो है वह स्टेट की सिस्टम को दिखा रहा, फ्रेंच सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज था वो दिखा रहा। पीजेंट्स जो थे वह 90% थे पॉपुलेशन का पीजेंट। However, only the small number of them on the land they cultivate, और कुछ ही के पास उसका खुद का था जिस पे वो लोग कल्टीवेट करते थे, अपना सिंचाई करते थे, अपना खाना बना जाते थे। About 60% of land was owned nobles, मतलब नोबल और चर्च एंड अदर रिच मैन ऑफ थर्ड स्टेट, मतलब 60% से ज़्यादा या उसके लगभग जो लैंड था ना, वो नोबल्स, चर्च और जो थर्ड स्टेट की जो अमीर आदमी थे उसके पास था। उसमें लॉयर भी आते थे तो उसके पास भी रुपया होता होगा। मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय द बर्थ, जन्म से इसको टैक्स का छूट दिया जाता था, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज एक्सटेंशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट, जो कि अभी मैंने बता दिया। नो नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडरल प्रिविलेज, जो नोबल था वह फ्यूडरल मतलब जागीरदारी प्रिविलेज को निभाता था। नोबल्स दे इंक्लूडेड फ्यूडरल ड्यूज, मतलब जो जागीरदारी मतलब जो ज़मीन पे जो रुपया होता था उस सबको जमा करता था। दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट, जो कि पीजेंट से लिया करता था। पीजेंट्स वेयर ऑब्लिक, मतलब टू रेंडर सर्विस टू लॉट टू वर्क। अगर मान के चलो कोई वर्कर है वह रुपया देने में नहीं सक्षम है तो क्या करेगा, जो रेंडर लेने वाला है उसको कहता था घर पे काम करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए, आर्मी में काम करने के लिए, नहीं तो रोड बनाने के लिए, मतलब जो काम आए वो दे देता था। अब यहाँ पे 2 वर्ड को, न्यू वर्ड को दिया गया है, ठीक ना। देखते क्या है वर्ड। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड शेयर ऑफ टैक्स कॉल्टिक्स, मतलब चर्च जो था वह भी अपना पैसा लेता था, टैक्स लिया करता था, जिसको टिप्स कहते। टिप्स यहाँ पे दिया भी हुआ है। टिप्स कहने का मतलब टैक्स लेविड बाय चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब 10 भाग का 1 भाग वो ले लिया करता था, 10 भाग का 1 भाग वो ले लिया करता था। सोचो कितना कितना ज़्यादा हो जाता है। और उस पर से उसको टैक्स जो है वो अपने राजा को भी दिया करता था, पूरा ख़त्म हो उसका खाना हो जाता है। फाइनली ऑल द मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स ऑफ द स्टेट, दे इंक्लूडेड द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैल्स, मतलब अब वो जो है डायरेक्ट टैक्स भी दिया करता, मान चलो उपजाया तो देना पड़ता था कर्जा। अब यहाँ पे बता भी गया टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था उसको हम लोग टैक्स कहते हैं, ठीक ना। अब मतलब राजा को दिया करता था। नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स वेयर लेविड बाय आर्टिकल्स ऑन द एवरीडे कंजप्शन ऑफ साल्ट, मतलब अब टैक्स जो है इस पर भी देना, जैसे कि नमक हो गया, नमक हम खरीदे उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता था। जो तंबाकू जो हम लोग जो लोग सब लेते हैं उसको भी उस पर भी टैक्स लिया करता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ स्टेट थ्रू टैक्स बोर्न बाय थर्ड स्टेट अलोन, जो ज़्यादातर रुपया जो था ना वो स्टेट का, वह सिर्फ थर्ड स्टेट के से ही लिया जाता था। टैक्सेस बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन, मतलब सारा जो टैक्स उसको आता था वो सब थर्ड स्टेट से ही आता था। अब यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे बताया गया है
द नोबल इज ए स्पाइडर एंड द पीजेंट इज द फ्लाई। मतलब नोबल को स्पाइडर कहा गया है और पीजेंट को फ्लाई कहा गया। द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट। मतलब ये भी कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है जो जितना ज़्यादा इसके पास ग्रेन है उतना ही पीजेंट से ये उतना ही ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात कहा गया, द पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग ग्रेन मनी सलाद द फैट सिट देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद ए लुक। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे देख सकते हो स्पाइडर एंड फ्लाई की बात किया गया, तो यहाँ पे फिगर में भी दिया गया। मतलब यह जो लॉर्ड है ये सब कुछ लेने के लिए तैयार है, अनाज फल पैसा सलाद जो भी है सब कुछ लेने के लिए तैयार है, लेकिन ये देखने के लिए ये तैयार नहीं है कि कहाँ से लाया, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब उसको जो जीने के लिए कैसे संघर्ष करना पड़ा वो भी हम लोग पढ़ते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट 23 million in 1715 to 28 million in 1789। 28 मिलियन हो गया 1789 को। 1715 में 23 मिलियन ही था। अभी जो है 1789 में 28 मिलियन हो गया, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, जो डिमांड था फूड ग्रेन्स का, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, हम लोग जो ग्रेन खरीदते हैं अनाज लेते हैं उसका भी बढ़ेगा, ठीक। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप द प्लेस विद द रोज डिमांड। मतलब डिमांड के अनुसार जो है हम लोग ग्रेन्स को ज़्यादा उपजा नहीं सकते। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज स्टेपल डाइट ऑफ मेजोरिटी रोज रैपिडली। अब जो मेन खाना था स्टेपल डाइट, जो मेन मुख्य खाना था गरीब सबका, ब्रेड, उसका रेट बढ़ा दिया गया, बहुत जल्दी उसका रेट बढ़ा दिया गया। मोस्ट वर्कर वे एम्प्लॉयड इन द लेबर ऑफ वर्कशॉप। मतलब दुकान में काम करते थे, हु ऑन फिक्स दियर वेज, और उसका जो वेज था, जो कमाई था, मेहनत जो था वो फिक्स था। बट द वेज डिड नॉट कीप द पेस विद द राइज ऑफ प्राइस। मतलब जैसे जैसे जो ब्रेड का रेट बढ़ रहा था वैसे वैसे इसका वेज नहीं बढ़ता था। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वीक। अब उस जो गैप था उसके बीच का वो बढ़ता ही गया, अमीर अमीर होते गया, गरीब गरीब होता गया। अब कह रहा थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्राउट एंड हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। अब जो बहुत बड़ी बात यह है कि जब बाढ़ आता था तो जो हार्वेस्ट जो हम लोग ग्रेन्स उपजाए हुए थे वो बहुत हद तक खराब हो जाता था। दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब जिससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाते थे। तो देखते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस न्यू वर्ड में आया है, तो इसका मतलब पहले देख लेते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस में कहता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब कहने का मतलब एक ऐसा बहुत खराब स्थिति आ जाना जिसमें जो हमारा जो जीवन दिनचर्या जीवन जीने का जो तरीका है वह खतरे में पड़ जाता है। तो उसके बाद कहता है समथिंग दैट ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम मतलब अब फ्रांस में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा था। देखिए क्या हो रहा था। अब बैड हार्वेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बैड हार्वेस्ट। अब मान चलो बैड हार्वेस्ट आया तो लोगों को खाना नहीं बढ़ेगा, तो ब्रेड का रेट है जैसे कि हम लोग पढ़े वो हाई होगा तो जो गरीब आदमी हो वह उसको ब्रेड तो नहीं खरीद पाएगा। यहाँ पर दिया हुआ गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा तो भूखे रहेगा। अगर खाना हम लोग अच्छे से नहीं खाएंगे तो बहुत डिजीज फैलेगी, मरेगा, बहुत आदमी मर जाएगा, उससे भी डिजीज फैलेगी। तो वही यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब कह रहा है ग्रोइंग मिडिल क्लास इंग्लिश एंड प्रिविलेज। अब मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास मतलब कहने का मतलब ग्रुप बनाया गया जो कि हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मतलब जो मिडिल क्लास के जो लोग थे ना वह ग्रुप मतलब थर्ड क्लास के लोग ग्रुप बना के एक मिडिल क्लास का नाम रखा, ठीक है। अब वह जो है वह ग्रो किया और जो प्रिविलेज दिया गया था बर्थ के द्वारा फर्स्ट स्टेज को सेकेंड स्टेज को उसको खत्म करने का बात किया गया। अब इन द पास्ट द पीजेंट्स वर्कर्स एंड पार्टिसिपेंट्स इन रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कार्सिटी। जो पास्ट में हम लोग देखे कि जो पीजेंट्स थे और जो वर्कर थे वो रिवॉल्ट कर रहे थे, टैक्स बढ़ गया था और फूड का जो खाना जो था वो बहुत कम गया था, तो उसका कमी होने लगा था फूड के कमी के कारण। दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर।
These were left to groups within the third state who had become proposed and had to educate and memory. अब उसमें से बहुत जो थर्ड स्टेट के जो लॉयर्स फैमिली से होते थे, जो बिग बिजनेसमैन होते थे, तो वो अपना बच्चे लोग को पढ़ाते होंगे। तो जब वो लोग जो पढ़ के मतलब एजुकेट हुए ना, तो कुछ पैसा आया तो वो लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे। वो भी समझे कि जो प्रिविलेज दिया गया फर्स्ट स्टेज को, सेकेंड स्टेज को, वो हटा दिया जाए। टैक्स जो है वो भी सबको लिया जाए, सबसे लिया जाए, सिर्फ थर्ड स्टेज से नहीं। और अदर जो भी दिक्कत सबको उस लोगों ने प्रोटेस्ट करने का उस रूप में ले लिया। द 18th century विटनेस एंड इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास। मतलब जैसे कि हम लोग बताए थे, जो थर्ड स्टेट के जो 18वीं सदी में जो थर्ड स्टेट के एक सामाजिक ग्रुप बनाया गया जिसको मिडिल क्लास कहा गया, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एंड एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। मतलब ट्रेड करके वो लोग रुपया कमाते थे। फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, जो सामान को जो है मैन्युफैक्चर करके, वुडन such as wooden steel textile are exported or brought by the richer man of society। मतलब कहने का मतलब है जो वो जो है वह वुडन स्टील टेक्सटाइल सबको बेच के और अपना रुपया कमाते थे और उसको अपने ही सोसाइटी में बेच दिया करते थे, किससे? रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी से। अब कहते हैं इन एडिशन टू द मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशनल सच एज लॉयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। मतलब ऑल ऑफ दीज वे एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। मतलब वो लोग विश्वास करते थे पढ़ के, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सब एजुकेटेड थे। वो आप इससे प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बताना चाहते थे कि प्रिविलेज को जो दिया गया बर्थ के द्वारा वो ख़त्म किया जाए, ठीक है। रादर ए पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन इट्स मेरिट। मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पे जो मेरिट मतलब जो जितना एजुकेटेड है उसके अनुसार उसको पोजीशन दिया गया समाज में, ऐसा होना चाहिए। This idea envisaging the social based on freedom and equal law and opportunity to all। मतलब उसका कहने का मतलब है सभी के लिए सब फ्रीडम फ्री होना चाहिए, सभी के लिए एक लॉ इक्वल लॉ होना चाहिए और सभी के लिए अपॉर्चुनिटी जो मौका होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। मतलब हमें सभी को मौका मिलना चाहिए। We put forward by philosophers such as John लॉक एंड जीन जैक रूसो इन द टू ट्रीटीज गवर्नमेंट। मतलब जॉन लॉकी उस समय के दो फिलोसफर आए थे, जॉन लॉकी एंड जीन जैक रूसो, ठीक है। इन टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉकी साव द रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। मतलब मोनार्क कैसा होना चाहिए उसके बारे में इसमें बताया गया, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स इसको अच्छे से लिख लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो हम लोग नीचे आते हैं। अब कह रहा है रूसो कैरी द आइडिया फॉरवर्डिंग प्रपोजल ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और जो रूसो था, जीन जैक रूसो, जो कि एक ऑल्सो फिलोसफर था, उसने आइडिया दिया कि जो गवर्नमेंट और जो सोशल कॉन्टैक्ट होना चाहिए पीपल और रिप्रेजेंटेटिव में। मतलब मान चलो हम किसी बंदे को चुने जो कि लोकसभा में जाता है, ठीक है, तो उसके बीच में और हमारे बीच में कॉन्टैक्ट मतलब बातचीत होना चाहिए, क्या दिक्कत है बताने के लिए, ठीक है। अब उसने स्पिरिट ऑफ लॉ बुक लिखा जिसमें मॉन्टेस्क्यू ने पावर को डिवाइड करते हुए बताया कि कैसे गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में बटा होना चाहिए, ठीक है ना। द मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। जैसे कि यूएसए में 13 कॉलोनी को आज़ाद किया गया, उसमें यही रूल को लिया गया, तो उससे ही लिया गया। आफ्टर 13 कॉलोनी डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जैसे कि हम लोग बताएं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका का संविधान था, इट गारंटी ट्रू ऑफ द इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। यह जो राइट दिया गया है ये सभी में होना चाहिए, फ्रांस के सभी में एरिया में होना चाहिए, ठीक है। द आइडिया ऑफ फिलोसफर वे डिस्कस्ड इन सैलून। जो उसका जो आइडिया था, ठीक ना, थ्री भागों में बांटना चाहिए। वो सब तक बात होने लगा, वो फैलने लगा, सैलून में, कॉफ़ी हाउस में, पीपल के बीच में ये बातचीत होने लगा। बुक्स में बताया गया कि ये आइडिया होना चाहिए, न्यूज़पेपर में बताया गया। अब ये सब मास कम्युनिकेशन है, गौर करो, हम न्यूज़पेपर में लिख देंगे तो हम ही थोड़ी ना पढ़ते हैं, मतलब
एक जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा आदमी में फैल जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा बात को फेमस हो गया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो अब जो इतना लोग जो थे वह इसके बारे में ग्रुप में बात करने लगे, और जो लिख नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता, उसको भी ये इसके बेनिफिट के बारे में बताया गया। द न्यूज़ वाज लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फॉर द टैक्स be able to meet the expense of state generated anger and protest again। अब कहने का मतलब लुइस 16 ये प्लान कर रहा था कि टैक्स को और बढ़ाया गया, ताकि वो जो है उसका जो खर्च है वह बच सके, उस खर्च को इम्प्रूव कर सके, खर्च को उसको मिल सके, जितना खर्चा होता है उससे ज़्यादा उसको अर्न हो सके। तो जो पहले से जो लोग जो थे वो उस पर गुस्सा थे, और वो उस पर गुस्सा होने का कारण क्योंकि उसने बर्थ बाय प्रिविलेज बाय बर्थ दिया हुआ था फर्स्ट स्टेज को, सेकेंड स्टेज को, लेकिन थर्ड स्टेज को नहीं दिया गया था। लेकिन अब इसीलिए वो लोग एंगर थे और एंग्री हो गए, ठीक ना, और एंग्री हो गए, और उसने प्रोटेस्ट कर दिया सिस्टम ऑफ प्रिविलेज पे, ठीक ना। अब बताया गया अकाउंट ऑफ लिव एक्सपीरियंस इन द ओल्ड रैगिंग। अब जॉर्ज डैंटन है, इसके बारे में बताया गया, जो कि एक फ्रेंड को अपना लेटर लिखा था जब वह अपना स्टडी ख़त्म कर लिया था। तो पढ़ लीजिएगा, इसमें बताया गया है, अच्छी बात है, पढ़ लीजिएगा कैसे हुआ था। अब रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब कहा लुइस 16 इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। जैसा कि हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़े थे, क्योंकि वो जो है टैक्स को बढ़ा रहा था क्योंकि उसके पास रुपया नहीं था, और जो लोग थे वो जो प्रोविजन के अगेंस्ट थे, और फिर भी वो लोग जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर भी वो टैक्स बढ़ा रहे थे, और गुस्सा होगा। तो और हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि जो टैक्स इतना था कि वो लोग पे नहीं कर पाते थे, गरीब जो था उससे भी काम करवाया जाता था, टैक्स नहीं देते थे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, हाउ डू यू थिंक कुड गिवन अबाउट द डूइंग इन दिस, कैसे तुम लोग सोच सकते हो, कैसे हो रहा था, वो सब बताएगा। इन फ्रांस ऑफ ओल्ड रीजन द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्स। तो फ्रांस में एक रीति रिवाज था कि मोनार्क जो राजा है वह उसके पास इतना पावर नहीं कि वो अकेले जो है वह पावर मतलब टैक्स को बढ़ा सके, ठीक है। टैक्स को बढ़ाने के लिए उसको स्टेट जनरल में, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसे ही वहाँ पे भी लोकसभा की तरह एक स्टेट जनरल था नाम। अदर हियर टू मीटिंग द स्टेट जनरल ग्रुप ऑफ तीनों स्टेट का ग्रुप करता था, और जिसमें यहाँ पर बताया गया है पास्ट प्रपोजल, जब न्यू टैक्स इम्पोज करना होता तो इसको स्टेट जनरल को बैठाया जाता था। एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसमें तीनों स्टेट के लोग बैठते थे, जिसमें मोनार्क जो था वो डिसाइड करता था कि कब मीटिंग बुलाया जाए, ठीक ना। अब हाउएवर द लास्ट टाइम इट डन वाज इन 1614 में हुआ था। अब लुइस 14 था 15 था नहीं बता सकते, लेकिन था, ठीक ना। अब ऑन 5 मई 1789 को लुइस 16 जो था वह बुलाया स्टेट जनरल को, ताकि न्यू टैक्स को बना सकें। द रिप्रेजेंट हॉल इन द वर्साइल वाज प्लेस्ड बिफोर द डेलीगेट, और वर्साइल में जगह में रखा गया, ठीक ना। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 लोग थे, ठीक ना, who were seated in a row facing each other on two sides। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो 300 मेंबर थे, और जो 600 मेंबर थे उसमें जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड के जो थे वह सीट पर बैठे हुए थे, ठीक ना। और जो 600 मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के उसके पीछे खड़ा कर दिया जाता था, जिसमें एजुकेटेड मेंबर्स थे और कुछ प्रॉस्पेरस भी थे। पीजेंट्स, आर्टिस्ट एंड शोमैन्स वर डिनाइड टू एंटर द असेंबली में उसको आने से इनकार था। However, their grievances and demand were listed in some more 4,000 letters which the representatives had brought with them, जो कि 40,000 लेटर वो लाए हुए थे अपने साथ, जो कि उसके जो प्रतिनिधि थे वो लाए हुए थे उसके, और वो डिमांड कर रहे थे इसको लेने के लिए, ठीक ना। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन पास हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि वोटिंग जो था वह इस तरह से हुआ करते थे, जैसे कि मान चलो 3 मेंबर हैं,
फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, अब तीनों के एक एक मेंबर आते थे, एक एक मेंबर वोट करते थे। तो इसमें क्या होता था, किंग के जो आसपास के आदमी थे, जो उसके जो बात मानने वाले फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, वो तो उसको वोट दे ही देते, तो इसलिए जीत जाता था। लेकिन जो लीग 16 जो था वह भी यही प्रैक्टिस कर रहा था। अब जो है मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट जो डिमांड कर रहा था असेंबली के मतलब पूरे मेंबर वोट कर सके। ईच मेंबर हैव 1 वोट, प्रत्येक आदमी के पास 1 वोट होना चाहिए, जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में इसको दर्शाया गया है, जो कि रूसो ने अपने इस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया। तो व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वॉक आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट। जो इससे क्या हुआ, तो किंग जो है इस प्रपोजल को, इस बात को जो है वह हटा दिया गया, उसको इनकार कर दिया गया, और जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वह असेंबली में से निकल गए। ठीक ना। अब देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड ए स्पोक्समैन ऑफ द होल नेशन। और उसने क्या किया, थर्ड स्टेट जो है वह खुद से ही अपने आप को फ्रेंच नेशन का घोषित कर दिया गया। ऑन 20 जून विद असेंबल्ड इन द हॉल इन द इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल में वो लोग इकट्ठा हुए, दे डिक्लेयर देमसेल्व्स नेशनल असेंबली, वो खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिए। और उन्होंने ये कसम खाई, डिस्पर्स दे had drafted the constitution for France that would limit the power of monarch। उस लोगों ने ये कसम खाया कि जब तक फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आ जाए और मोनार्क जो राजा का है उसके पावर को लिमिट नहीं कर दिया जाए, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड अब्बे सियस। मिराबियो वाज बॉर्न इन द नोबल फैमिली। जो मिराबियो था वह नोबल फैमिली से रिलेट करता था, जो कि फ्यूडल प्रिविलेज का वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था। ही ब्रॉट द जर्नल एंड डिलीवर्ड पावर स्पीच टू क्राउड एट वर्साइल। मतलब एक ऐसा स्पीच बोला था जिससे सब लोग अट्रैक्टिव होके, मोटिवेट होके वर्साइल में आ गए थे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिगर दिखाया गया है। तो इसमें जो थे टेनिस कोर्ट में सब लोग शपथ ले रहे थे, वही इसका पिक्चर है, ठीक है ना। नेशनल असेंबली जब घोषित करते उस समय का। तो कह रहा अब्बे सीएस, और जो कि एक प्रीस्ट था, पुजारी था। इन्फ्लुएंस पैम्पलेट कॉल्ड थर्ड स्टेट, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट बुक को लिखे थे जिसका नाम था थर्ड स्टेट। उसका नाम था थर्ड स्टेट। व्हाट इज द थर्ड स्टेट? वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी इन वर्साइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली जो ग्रुप में ऑफ मेंबर था वो वर्साइल में बिजी था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। द रेस्ट ऑफ फ्रांस विथ ट्यूटोरियल। जो नेशनल असेंबली जो थे, जो ग्रुप ऑफ पीपल था वो वर्साइल में बिजी था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, और जो रेस्ट ऑफ फ्रांस जो था वह टर्मोइल देख रहा था, ठीक ना। द सेवरल विंटर हैड मीन द बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज। फिर जो ब्रेड का जो प्राइस था वो बढ़ गया। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। इस सिचुएशन का फ़ायदा हुआ और सप्लाई को रोक दिया। सारा सामान ब्रेड को खरीद कर उसने सप्लाई को रोक दिया। आफ्टर स्पेंडिंग हावर लॉन्ग पीरियड एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इन द शॉप। मतलब कहने का मतलब है कुछ घंटों तक जो वोमेन थे वह लाइन में लगे रहे, उसको इकट्ठा होना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। बहुत ज़्यादा समय लगाने पे जो लोग औरत थी वह जो कि शॉप था उस पर अटैक कर दिया, ठीक। एट द सेम टाइम किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। तो जो किंग था वह अपने सैनों को क्या कहा कि जाओ पेरिस, अपने राज्य में जाओ और जो है लोगों को जो मारपीट कर रहे, दंगा कर रहे उसको रोको। ऑन 14 जुलाई एजिटेटेड क्राउड डिस्ट्रॉयड द बैस्टिल। 14 जुलाई को बैस्टिल जो प्रिजन था उसको तोड़ दिया गया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड द विलेज दैट द लैंड लॉर्ड्स ऑफ द मैनर had hired band of brigand who were on their way to destroy the reap crops। मतलब कहने का मतलब है यह भी अफवाह फैल गया दैट जो लॉर्ड थे जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन था वह क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करके और वो जो है वह दूसरे से डिस्ट्रिक्ट में भाग गए, मतलब दूसरे जगह पे भाग गए। कॉट द फ्रेंच फियर प्रेजेंट इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट, सीज होज पिकॉर एंड अटैक्ट चिटाक्स। चिटाक्स जो है वह एक नाम है
चटैक्स जो उसको कहते थे जो कि राजा के फैमिली से बिलोंग करता था या नोबल के फैमिली से भी बिलोंग करता था। द लूटेड द होर्डेड ग्रेन्स, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ माइनर ड्यूज। वो जो है वह जो ड्यूज थे लैंडलॉर्ड के यहाँ, उसको जला दिया। जो डॉक्यूमेंट था उसके पास, जो ज़मीन का कागजात थे उसको जला दिया गया। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मेनी ऑफ देम मिग्रेटेड इन नेबरिंग कंट्री। बहुत सारे जो मेंबर थे नोबल के, वो जो है वह घर से फरार हो गया है। और जो नंबर ऑफ नोबल जो है वह दूसरे कंट्री, नेबरिंग कंट्री में चला गया। फेस्ड विद द पावर ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्नाइज्ड टू असेंबली। मतलब जो लुई 16 था वो फाइनली जो है वह नेशनल असेंबली की बात को मानने लगा, और जो प्रिंसिपल उसके सिद्धांत थे उसको मानने पे मजबूर हो गया। पावर वुड नाउ बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो पावर जो था वह कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया गया। ऑन 4 अगस्त 1789 4 अगस्त 1789 को द असेंबली पास द डिग्री एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स। जो जागीरदारी सिस्टम था, टैक्स जो जागीरदारी सिस्टम, टैक्स, ये सबको हटा दिया गया। मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेज। और जो क्लर्जी को जो बर्थ का प्रिविलेज दिया जाता था उसको भी हटा दिया। टिप्स वेयर एबोलाइज्ड। तो टिप्स जो चर्च लेते थे उसको भी ख़त्म कर दिया गया। लैंड ऑन बाय चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड। जो चर्च के द्वारा जो लैंड लिया गया था उसको राजा को फिर से दे दिया गया, मतलब वो राजा सारा रख लिया। एज ए रिजल्ट इससे यह हुआ, गवर्नमेंट एक्यूज्ड एसेट 2 बिलियन लीवर। इससे क्या हुआ कि जो किंग था उसको 2 बिलियन लीवर का फ़ायदा हुआ, ठीक ना। अब यहाँ पे चिटैक्स को हम लोग देख सकते हैं। चिटैक्स वर्ड को दिया गया है चिटैक्स कास्ट ऑफ बिलोंग टू द किंग और नोबलमैन। माइनर को दिया गया एट स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ लॉर्ड्स लैंड इन हिज मैंशन, ठीक है। और फ्रांस बिकॉम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसको हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय।